साल 1930 का अमेरिका, जरा सोचिए, जबरदस्त भुखमरी फैली हुई है जी, वो द ग्रेट डिप्रेशन वाला दौर। हाँ, लोगों के पास काम नहीं और हालात इतने बुरे कि सुनने में आता है कहीं कहीं लोगों ने घरों के बाहर बोर्ड तक लगा दिए थे, बच्चे बिकाऊ हैं। उफ, बहुत ही भयानक तस्वीर है ये इतिहास के। बिल्कुल। तो आज हम इसी अमेरिकी डॉलर के सफर को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। कैसे एक देश जो भुखमरी के कगार पर था, उसकी मुद्रा दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गई। इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या संकट आए और आगे क्या हो सकता है ना? हाँ, हमारी ये जो चर्चा है ये अमेरिकी डॉलर शक्ति, संकट और भविष्य नाम के एक स्रोत के कुछ हिस्सों पर आधारित है। मकसद बस यही है कि डॉलर के इस दबदबे के पीछे की पूरी कहानी को समझे, इसके उतार चढ़ाव और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका जो असर है उसे खोल कर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो महामंदी के बाद अमेरिका में चुनाव हुए और राष्ट्रपति बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FDR जिन्हें कहते हैं जी। और वो आते ही एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस ऑर्डर से हुआ ये कि आम लोगों के लिए ना $100 से ज्यादा कीमत का सोना रखना, चाहे वो सिक्के हों, बुलियन हो या गोल्ड सर्टिफिकेट, वो गैरकानूनी हो गया। मतलब सरकार ने कहा सोना हमें दो। हाँ बिल्कुल, लोगों को निर्देश दिया गया कि अपना जो एक्स्ट्रा सोना है वो बैंकों में जमा कराओ और बदले में उन्हें करीब $20.60 प्रति ट्रॉय आउंस यानी लगभग 30 ग्राम के हिसाब से डॉलर मिले। और लोगों ने किया भी। FDR उस वक्त काफी पॉपुलर थे और देश संकट में था तो। सही बात है, लोगों ने साथ दिया, सोना जमा कराया और मजे की बात, जो पैसे मिले वो भी बैंकों में ही रखे ज्यादातर। और यहीं पर FDR ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने डॉलर की पूरी कहानी बदल दी। क्या था वो? उन्होंने अमेरिकी डॉलर को सीधे सोने से जोड़ दिया। मतलब साफ था, सरकार के पास जितना सोना होगा वो उतने ही मूल्य के डॉलर छाप सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए नहीं था? नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी। इससे वैश्विक आर्थिक शक्ति का जो संतुलन था वो अमेरिका के पक्ष में झुकने लगा। इस एक कदम ने डॉलर को अचानक बहुत मजबूती दे दी। इतना कि उस वक्त की जो नंबर 1 करेंसी थी, ब्रिटिश पाउंड, हाँ, उसको सीधी टक्कर मिलने लगी। और फिर कहते हैं ना, किस्मत भी मेहरबान थी। 1933 में ये सब हुआ और कुछ ही साल में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल। और युद्ध ने क्या किया, यूरोप की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी वो तबाह हो गई। उनकी करेंसीज की वैल्यू खत्म हो गई लगभग। जी। और युद्ध खत्म होते होते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत इकोनॉमी बनके उभरा। तो यूरोप और दुनिया के कई देशों ने क्या किया, अपनी करेंसी को स्थिरता देने के लिए डॉलर से जोड़ लिया। क्योंकि अब डॉलर के पीछे सोना था और अमेरिका स्थिर दिख रहा था। भारत भी उनमें शामिल था शुरू में। हाँ, भारत का रुपया भी शुरुआती दौर में डॉलर से ही जुड़ा था। इसी वजह से डॉलर को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस, एक भरोसा मिला। अच्छा, इस भरोसे में अमेरिका की ज्योग्राफी का भी हाथ रहा होगा शायद, जैसे वो 2 बड़े समंदरों के बीच है। बिल्कुल, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इससे बाहरी हमला करना बहुत मुश्किल है अमेरिका पर। और उनकी एक पॉलिसी भी रही है शायद कि युद्ध लड़ना है तो दूसरों की जमीन पर। हाँ, ये एक पैटर्न दिखता है। वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, युद्ध बाहर लड़े जाते हैं। इससे अमेरिका की धरती पर सीधी तबाही कम होती है और उसकी जो स्थिरता की इमेज है वो बनी रहती है। तो ये स्थिरता, ये सुरक्षा की भावना, इसी ने दुनिया का भरोसा बढ़ाया अमेरिका और डॉलर पर कि भाई ये सेफ है। बिल्कुल। और फिर 70 के दशक में आया एक और बड़ा मोड़, पेट्रो डॉलर डील। हाँ, पेट्रो डॉलर डील। अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे जो बड़े अरब तेल उत्पादक देश थे उनके साथ एक समझौता किया। क्या था वो समझौता? सीधा साधा, आप अपना कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। अच्छा, और बदले में? बदले में अमेरिका उन्हें देगा सिक्योरिटी की गारंटी। ओह, तो ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भू राजनीतिक चाल थी, डॉलर के ग्लोबल नेटवर्क को और मजबूत करने की, दुनिया की इकोनॉमीज को डॉलर पर और ज्यादा निर्भर बनाने की। क्योंकि अब तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। एग्जैक्टली। हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड एकदम से आसमान छू गई। देशों को डॉलर खरीदने पड़े, अपने रिजर्व में रखने पड़े। तो ये सब तो डॉलर को मजबूत बनाने वाले पिलर्स थे, लेकिन फिर अमेरिका ने इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है। हाँ बिल्कुल। 1971 तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया को एक शॉक दिया जिसे निक्सन शॉक कहते हैं।
निक्सन ने अचानक घोषणा कर दी कि अब अमेरिकी डॉलर का सोने से कोई सीधा लिंक नहीं रहेगा। क्या मतलब एफडीआर वाला नियम खत्म? खत्म, बिल्कुल खत्म। अब अमेरिका अपनी मर्जी से बिना सोने के बैकिंग के जितने चाहे डॉलर छाप सकता था। लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। क्या दुनिया ने सवाल नहीं उठाया, भरोसा नहीं टूटा? सवाल तो उठे, चिंताएं भी हुई, लेकिन आप समझिए तब तक डॉलर ना ग्लोबल सिस्टम में इतना अंदर तक जा चुका था अच्छा। कि उसे छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं था। दुनिया का लगभग 70-75% ट्रेड डॉलर में हो रहा था, पेट्रो डॉलर सिस्टम चल रहा था। हाँ, वो तो था। तो कोई भी देश डॉलर छोड़कर ग्लोबल ट्रेड से कटने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसलिए सोने से लिंक्ड टूटने के बाद भी डॉलर का दबदबा कायम रहा। पर ये डॉलर को एक हथियार बनाने की शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल। इसके बाद अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर भी दबाव बनाया। किस तरह का दबाव? कि वो अपने जो कर्ज देते हैं उनका बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 60% से ज्यादा अमेरिकी डॉलर में ही रखें। इससे डॉलर की पकड़ और मजबूत हुई। और फिर इसका हथियार की तरह इस्तेमाल कब शुरू हुआ? इसका पहला बड़ा उदाहरण हमें ईरान में देखने को मिलता है, 70 के दशक के आखिर में, जब इस्लामिक क्रांति हुई। हाँ, और अमेरिकी दूतावास पर वो हमला। जी। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? एटम बॉम्ब नहीं गिराया, नहीं। डॉलर का इस्तेमाल किया, ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उससे क्या हुआ? उससे ईरान के लिए तेल बेचना या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना लगभग नामुमकिन हो गया। ओह, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ठप। बिल्कुल। ईरान की इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। और ये फिर एक पैटर्न बन गया। हाँ, एक पैटर्न सा बन गया। निकारागुआ, सोवियत यूनियन अपने आखिरी दिनों में, और भी कई देश जिन्होंने अमेरिकी पॉलिसीज का विरोध किया, उन्हें डॉलर प्रतिबंध झेलने पड़े। स्ट्रैटेजी साफ थी, मतलब पहले आर्थिक कमर तोड़ो, फिर जरूरत पड़े तो कुछ और करो। बिल्कुल। लेकिन ये डॉलर प्रतिबंध आखिर काम कैसे करते हैं? इतने असरदार क्यों हैं ये? इसका जो सीक्रेट है वो छुपा है स्विफ्ट सिस्टम में। स्विफ्ट, ये क्या है? देखिए, आज दुनिया का लगभग 80% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है ना? हाँ। अब कोई भी इंटरनेशनल डॉलर पेमेंट, मान लीजिए भारत सऊदी अरब को पेमेंट कर रहा है या अमेरिका चीन को, तो वो पैसा सीधे एक अकाउंट से दूसरे में नहीं जाता। नहीं तो फिर? वो पहले अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरता है। मतलब फिजिकली नहीं, लेकिन मैसेजिंग के जरिए। इस पूरे नेटवर्क को जो इन मैसेजेस को सिक्योर तरीके से भेजता है, उसे कहते हैं स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा। तो हर डॉलर ट्रांजैक्शन की खबर अमेरिका को होती है, एक तरह से। आप कह सकते हैं कि वो उनके सिस्टम से होकर गुजरती है। अब जब अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है, हाँ, तो उसका सबसे पहला और बड़ा कदम होता है उसे स्विफ्ट सिस्टम से काट देना। और उसका मतलब? उसका सीधा मतलब है कि वो देश अब डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता। यानी दुनिया के लगभग 80% व्यापार से वो देश बाहर हो गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका है। ये तो कुछ भी नहीं। सबसे विनाशकारी चोट पड़ती है उस देश के अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व पर। वो कैसे? मान लीजिए किसी देश के पास $700 बिलियन का रिजर्व है, और उसमें से मान लीजिए $500 बिलियन में हैं या अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स में, मतलब अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में। ठीक है। अगर उस देश को स्विफ्ट से काट दिया गया, तो वो अपने इन $500 बिलियन का इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। क्या मतलब? वो पैसा बेकार हो गया? बेकार नहीं हुआ, पर वो फ्रीज हो गया। आप उसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेनदेन स्विफ्ट के बिना होगा कैसे? ये तो जबरदस्त बात है। लेकिन क्या कैश में डील नहीं हो सकती? अब यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है। अरबों खरबों डॉलर कैश में रखना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उससे व्यापार करना, ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। नामुमकिन? स्रोत में एक अंदाजा दिया है कि सिर्फ $1 बिलियन कैश नोट अगर एक के ऊपर एक रखें, तो वो ढेर इतना बड़ा होगा कि धरती के 3 चक्कर लग जाएं। अरे! तो सोचिए, खरबों डॉलर कैश में कैसे मैनेज होगा? असंभव है। इसका कोई ताजा उदाहरण है? बिल्कुल है। रूस 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ, तो पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। हाँ। और उसके करीब $450 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए। तो अब रूस के पास इतना बड़ा भंडार था, लेकिन वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए पैसों की तंगी महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने डॉलर रिजर्व का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। तो मतलब निचोड़ ये है कि डॉलर बिना कोई बम गिराए, बिना गोली चलाए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। बिल्कुल। ये एक साइलेंट वेपन है, शायद न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक कुछ मायनों में।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर का ये दबदबा हमेशा बना रहेगा? क्या कोई इसे चैलेंज कर सकता है? देखिए, अमेरिकी डॉलर की स्थिरता के पीछे जो कारण है हमने उनकी बात की, हाँ, जैसे ज्योग्राफी, मिलिट्री पावर और एक रिलेटिवली स्थिर पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ एक सेटल्ड टू पार्टी सिस्टम है। पिछले 250 सालों में कोई बड़ा तख्ता पलट या मिलिट्री रूल नहीं आया। ये सारी चीजें मिलकर डॉलर पर दुनिया का भरोसा बनाए रखती हैं। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है मतलब? नहीं, ये जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी और भरोसे का भी मामला है। तो और कौन है रेस में? क्या कोई और देश या करेंसी इसे टक्कर दे सकती है? स्रोत कुछ दावेदारों का जिक्र करता है, जैसे चीन हाँ, चीन की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। लेकिन स्रोत के मुताबिक चीन के अपने पड़ोसियों के साथ जो सीमा विवाद हैं या इंटरनल पॉलिटिकल कंट्रोल के जो सवाल हैं, वो ग्लोबल भरोसे में एक रुकावट बन सकते हैं। और रूस? रूस की अपनी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक अस्थिरताएं हैं। स्रोत भारत के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, स्रोत भारत को एक पोटेंशियल कंटेंडर के तौर पर देखता है, खासकर यहाँ की जो स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तख्ता पलट का कोई इतिहास नहीं है, ये प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, स्रोत 2 मुख्य चुनौतियों का जिक्र करता है भारत के लिहाज से। क्या है वो? पहली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल। स्रोत का विश्लेषण यह है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें कभी-कभी गठबंधन सरकारों की अस्थिरता का खतरा रहता है। छोटी पार्टियां भी दबाव बना सकती हैं। अच्छा। स्रोत का मानना है कि ग्लोबल करेंसी बनने के लिए एकदम अटूट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और दूसरी चुनौती? दूसरी चुनौती स्रोत के अनुसार पड़ोसी देशों से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे हैं। और यहाँ स्रोत एक आप कह सकते हैं काफी विवादास्पद विश्लेषण देता है। क्या कहता है स्रोत? स्रोत का सुझाव है कि भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से जुड़े जो सुरक्षा मुद्दे हैं, उनका कोई स्थायी समाधान खोजना होगा। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि अगले 10 साल में शायद इस मुद्दे को खत्म करना होगा। देखिए, यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये जो विश्लेषण और सुझाव है, ये पूरी तरह से उस स्रोत पर आधारित है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल। ये विवादास्पद हो सकते हैं और इन पर अलग अलग राय होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को आप तक पहुंचाना है, बिना किसी पक्ष का समर्थन किए। सही बात है, ये सब स्रोत का नजरिया है। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिकी डॉलर महामंदी की राख से उठा, फिर सोने का सहारा लेकर ग्लोबल स्टेज पर आया। हाँ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 और जियोपॉलिटिक्स ने उसे टॉप पर पहुंचाया। और फिर पेट्रो डॉलर और स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स ने उसे ग्लोबल फाइनेंस का कंट्रोलर और एक जबरदस्त हथियार बना दिया। बिल्कुल, और इससे एक बात साफ होती है, किसी भी करेंसी का ग्लोबल दबदबा सिर्फ उसकी इकोनॉमी के साइज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दुनिया का भरोसा और इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के नेटवर्क पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, ये सब मिलकर उसकी असली ताकत तय करते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। दुनिया बदल रही है, नई आर्थिक ताकतें उभर रही हैं, टेक्नोलॉजी भी फाइनेंस के तरीके बदल रही है। जी। तो क्या भविष्य में भी ग्लोबल फाइनेंस किसी एक करेंसी के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा, या हम एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है भविष्य में कई मुद्राएं मिलकर ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का आधार बने। हाँ, इस पर यकीनन आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ देखने और सोचने को मिलेगा।